अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे जो बेलारूस के प्रेसिडेंट साहब हैं उनका विजिट था। 3 दिन का ये विजिट था, 3 रोज़ा ये विजिट एंड हुआ। अब प्रेसिडेंट लुकाशेंको अपने कंट्री वापस चले गए। अच्छा, यहाँ पर बड़ी एक अहम चीज़ है जो रोनमा हुई। जब प्रेसिडेंट साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई तो उन्होंने कुछ बिजनेसेस की बातें की। उन बिजनेसेस की बातों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर देखा गया। अब बिजनेस की ही बात होगी हमारे पास तो हम आपको बताते चलें कि बायलैटरल रिलेशन से लेके सोशो इकोनॉमिक रिलेशंस और तमाम जो हमारी रीजनल कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी था वो तमाम चीज़ें तय पाई। खासकर मेमोरेंडम साइन हुए, SIFC के साथ मीटिंग हुई और SIFC के साथ साथ जो FDI लाने के लिए जो कोशिशें थी पाकिस्तान की वो भी रंग लाई। उनकी भी कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पर ताउन करेंगी, पाकिस्तान की कुछ इंडस्ट्रीज वहाँ ताउन करेंगी और आइडिया ये है कि बिजनेसेस जनरेट किए जाएं। जहाँ पे इंपोर्ट हमारी हो रही है वहीं पे हमारी एक्सपोर्ट के नंबर्स को भी इंक्रीज किया जाए। तो आज हम इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे और साथ साथ ये बताना भी जरूरी है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हमारी उसकी ऑलरेडी एक्सपोर्ट का एक हिस्सा अगर हम देखें तो वो एक जाइंट हिस्सा तस्वुर किया जाता है एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर। और अगर ऐसे ही कंट्रीज के साथ मजीद अगर ऐसे ही इनिशिएटिव्स हो जाते हैं तो यहाँ पे 4 चांद लग जाएंगे। मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप ये देखें रिपोर्ट बेलारूस एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप पे, फिर वापस आते हैं। तजारती, सिफारती और सकाफती ताउन पर है। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात का आगाज 1994 में हुआ और तब से मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। तजारती तौर पर पाकिस्तान बेलारूस को टेक्सटाइल और ज़रूरी मसनूआत बरामद करता है, जबकि बेलारूस से ज़रूरी मशीनरी और सनती सामान दरामद करता है। आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के दरमियान होने वाली मुलाकात में सियासी ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, दिफाई ताउन और इलाकाई मसाइल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान बेलारूस के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और शराकत दारी की नई राहें खोलने में इंतहाई मददगार साबित होगा। दोनों रहनुमाओं ने गुज़श्ता दहाई के दौरान पाकिस्तान और बेलारूस ताल्लुकात के तमाम पहलुओं में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं की मौजूदगी में मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों में तजारत के फ़रोग के लिए बिजनेस टू बिजनेस 8 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए गए, जिनके तहत बेलारूस टायर, वेटरनरी, अद्वियात फराहम और फार्मा इंडस्ट्री में ताउन करेगा, जबकि तवानाई और सनती ताउन के लिए वर्किंग ग्रुप्स के क़याम पर भी इत्तेफाक किया गया। जी, प्रेसिडेंट लुकाशेंको अपने मुल्क रवाना हो गए और यहाँ के जो एक ये 3 रोज़ा विजिट रहा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अहम तौर पे सामने आई। आज हम इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, उनको भी हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट की जो पोजीशन है वो आपसे शेयर करना ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट की फिनोमिनल परफॉर्मेंस आज देखी गई। फाइनली 99,000 का लेवल मार्केट में इंटैक्ट हुआ और एक अच्छी चेंज ये है कि हम 100K से बस जस्ट एक हम कह सकते हैं कुछ ही पॉइंट्स दूर हैं। कल के दिन हमने देखा था, सबसे पहले मैं आपको AR जो 100 इंडेक्स के अपडेट्स हैं वो दिखाते चलूं, फिर उसके बाद मैं आपसे कुछ डिस्कशन करूंगी। ओपन हुई मार्केट 94,574.1 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 99,549.81, लोअर वाज 97,188.27 एंड फाइनली क्लोजर रहा 99,269 पे 4,695.09 के गेन के साथ। आप देख सकते हैं 4,000 पॉइंट्स आज तक स्टॉक मार्केट में कभी नहीं ऐसा हुआ दिन के 4,000 पॉइंट्स जो है वो एक दिन के अंदर अचीव हुए हों, सस्टेन हुए हों। कल के दिन के एक थोड़ा सा नॉइज या हम कह सकते हैं एक ऑपोजिशन के प्रोटेस्ट के बाद एक बड़ा एक नेगेटिविटी सामने आई थी। मार्केट ने 4,000 पॉइंट्स लॉस किए थे, लेकिन आज के दिन मार्केट ने उसे गेन किया, रिकवर किया और हम देख रहे हैं कि मार्केट की वही पोजीशन जो इन्वेस्टर ने तमाम इस नॉइस को खैर बात कहकर दोबारा मार्केट के अंदर एंट्री ली और दोबारा बताया कि हमारी मार्केट के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि आने वाले दिन हम कह सकते हैं ना बेहतर होंगे और ये कोई नहीं छीन सकता। सो हमारे साथ ये गेस्ट मौजूद है, उनका तारुफ कराते चले। हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं इकबाल शामी साहब, आप हैं इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट पे, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम। उमर रफीक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, आप एनालिस्ट भी हैं, मेंबर पाकिस्तान बेलारूस पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, वेरी वार्म वेलकम। और ओवर स्काइप हमारे साथ जौहर सलीम साहब मौजूद हैं, आप फॉर्मर इन्वेस्टर हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जौहर साहब, वेरी वार्म वेलकम। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं शामी साहब से पूछना चाहूँगी, शामी साहब
पाकिस्तान एंड बेलारूस रिलेशनशिप की बात हो रही है और ख़ासकर ये 3 डे विजिट था। इसमें जो प्रेसिडेंट साहब आए, कुछ तबादला ख्याल किया गया, टेक्सटाइल सेक्टर को इन्हांस किया गया। खासकर हम देख रहे हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है कि किसी ना किसी तरीके से एक्सपोर्ट के नंबर बढ़ने। तो क्या लगता है आपको बेलारूस के साथ हमारा जो रिलेशंस है ये कितने टाइज स्ट्रॉन्ग होंगे? बहुत शुक्रिया आपका। बेलारूस तो एक छोटा मुल्क है, उसकी इकॉनमी छोटी है। इसको ज़रा हमें थोड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल से देखना होगा। वो इस तरीके से कि बेलारूस जो है वो सोवियत यूनियन की एक रियासत हुआ करती थी जो यूरोप में है, लेकिन अब इस वक्त जो उनका जो रियासतें अलग हो चुकी उनमें से जो सबसे क्लोज अलाई है वो रशिया है। रशिया का वो बेलारूस है। इस लिहाज से हम ये देख सकते हैं कि ये जो बेलारूस की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी या बेलारूस के साथ हमारी जो एक ट्रेड रिलेशनशिप हमारे बनेंगे वो बुनियादी तौर पर हमारे इन द लॉन्ग रन रशिया के साथ वो बनेंगे, क्योंकि बेलारूस के साथ हमारी ट्रेड शायद ज़्यादा ना हो, लेकिन उनमें क्योंकि वो इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे हैं, ख़ासतौर पर एग्रीकल्चर मशीनरी के अंदर बहुत अच्छे हैं, और पाकिस्तान में ऑलरेडी वहाँ पर बेलारूस से ट्रैक्टर आते रहे हैं। अभी भी जो मुआहदे हुए हैं उसमें हम यही एग्रीकल्चर जो मशीनरी है उसके बारे में हमारा फोकस है कि हम एग्रीकल्चर मशीनरी उनसे जो है मंगवाएं भी और यहाँ पर उसको पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर उनके ताउन से करें। टेक्सटाइल का जहाँ तक तल्लुक़ है, ऑब्वियसली पाकिस्तान टेक्सटाइल के अंदर बहुत अच्छा है, बेलारूस टेक्सटाइल में इतना अच्छा नहीं, बल्कि रशिया में भी पाकिस्तान की आपको याद होगा कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट काफ़ी बड़ी मकदार में जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं। जो बेलारूस है वो हमें फार्मास्यूटिकल में बड़ी मदद कर सकता है, वो उसमें बहुत अच्छे हैं। वो टेक्स्ट मशीनरी का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हमारी कई डिफेंस कोलैबोरेशंस भी उनके साथ हैं, ख़ासतौर पर इंजीनियरिंग चीज़, यानी वो एवियनिक्स या आप उसको कह लें इलेक्ट्रिक, उसमें वो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन मशीनरी और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेक्टर उसके अंदर बहुत अच्छे हैं। तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है पाकिस्तान में, क्योंकि ये ग्रोइंग एक सेक्टर है इंजीनियरिंग का और पाकिस्तान को ज़रूरत है इसकी इंजीनियरिंग सेक्टर की। तो उस लिहाज से हमारा उनके साथ जो ताउन होगा बड़ा काफ़ी मैं समझता हूँ देरपा होगा। और सिर्फ मैंने जो आपको अर्ज़ किया ना कि सिर्फ बेलारूस के साथ ये ताउन नहीं होगा, बल्कि ये रशिया के साथ भी होगा, क्योंकि रशिया का ये एक किस्म का आप ये समझ लीजिए कि उसकी एक इंजन है उसका जो बेलारूस है, और जो बेलारूस एक किस्म की रशिया के बिहाफ के ऊपर भी बहुत सी कमिटमेंट करने आता है। सिर्फ इसलिए हम उसको ये ना देखें कि ये हमारा बेलारूस की जो है, देखें उनकी तो कुछ लोग कहते हैं जी उनकी तो टोटल जो जीडीपी है वो तो पाकिस्तान की जीडीपी का 1/4 है ये, लेकिन वो बात नहीं। इंजीनियरिंग हमें बिजनेसेस देखने हैं, हमें ये देखना है कि हमारे कनेक्शन किसके साथ है। उसके साथ साथ दूसरी ये भी है कि रशिया के साथ हमें जो है वो अगर हम इनके साथ बनेंगे तो रशिया के साथ हमारे कोलैबोरेशन ज़्यादा होंगे, और रशिया जो है बहुत सी चीज़ें शायद हमें ऑफ़र भी करे थ्रू बेलारूस, जो वो डायरेक्ट शायद हमें करना ना चाहता हो। तो इस लिहाज से ये एक बड़ा मैं समझता हूँ बहुत वाइटल, और ख़ास तौर पर जब SCO की कॉन्फ्रेंस हुई है रिसेंटली, आपको मालूम है उसमें बेलारूस के भी वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त ये बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई। तो अब पाकिस्तान क्योंकि लुक ईस्ट और यूरो एशिया की तरफ देख रहा है, और ये बड़ा ज़रूरी भी है हमारे इस लिहाज से कि हमारा सिक्योरिटी कंसर्न है। हमारे ये जो ममालिक हैं इनके साथ हमारे एक बड़ा ट्रेडिशनल हमारे तल्लुकात भी रहे। एशिया के जहाँ आपके नेबर्स होते हैं आप उनके साथ तो बगाड़ नहीं सकते, उनसे बेहतर होता है, कनेक्टिविटी भी अच्छी होती है, ट्रेड के भी रिलेशनशिप बन सकते हैं आपके। तो वो मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत अहम दौरा था, और इस लिहाज से ये जो बायलैटरल दोनों की है कि हमारे पास कुछ चीज़ों में हम शार्ट है, कुछ में हम बेहतर हैं, वो हम उन्हें दे सकते हैं, कुछ चीज़ें हम वहाँ से ले सकते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो, क्योंकि ये मालिक वेस्ट की तरह ये नहीं करते कि आपको टेक्नोलॉजी नहीं देते, वो टेक्नोलॉजी भी देते हैं, यानी वो नहीं वो एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं, बिजनेसेस पे बिलीव करते हैं। मैं उमर साहब से पूछना चाहूंगी, उमर साहब बेलारूस एंड पाकिस्तान रिलेशंस काफ़ी पुराने भी हैं। देखा ये जाता है कि पाकिस्तान ने ही सबसे पहले वन ऑफ द कंट्रीज में था कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट भी किया सोवियत यूनियन के बाद, डिसोल्यूशन के बाद। तो क्या लगता है आपको कि जो हम बिजनेसेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हमारी बिजनेस कम्युनिटी भी बड़ी, कल एक मीट एंड ग्रीट का सेशन भी था और उनकी एक मुलाकातें भी हुई बड़ी अच्छी सी, बहुत ही ज़्यादा उनके पास से भी जो डेलीगेशन आया था 45 बिजनेस कम्युनिटी उसमें शामिल थी उनकी हाई अप्स में। तो कैसा लगता है, क्या मुलाकातें थी, ज़रा डिटेल्स बताएं, आप भी उस मुलाकात में शरीक थे। अच्छा, मैं आपको बताऊँ तकरीबन 2 साल से हम लोग बेलारूस एम्बेसी के साथ, हमारी जो एसोसिएशन है ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन, बेलारूस एम्बेसी के साथ वर्किंग कर रहे हैं। ट्रेड जो बाहमी ट्रेड है बेलारूस और पाकिस्तान की, उस पर जो उनके ट्रेड काउंसलर हैं मिस्टर इलिया, उनकी बहुत ज़्यादा तवज्जो है। और 2022 में हमारा तकरीबन 15 रुकनी वफ्द जनाब शर्जील कोपलानी साहब की सरबराही में बेलारूस का विज़िट कर चुका है। अच्छा, वहाँ पे उनके जो सेशन थे एग्रीकल्चर मशीनरी और मुख्तलिफ ट्रेडिंग के
तो उसको हमने बड़ा देखा, और उसमें यह है कि बेलारूस में टिम्बर की बहुत ज़्यादा फरावानी है, और पाकिस्तान में टिम्बर आपको पता है शॉर्ट हो चुका है। तो बेलारूस ने हमें उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने की कोशिश की है। उनके पास बहुत से ऑप्शन हैं कि वो एक तो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करें, दूसरा वहाँ से इंपोर्ट करके तो उसको हम री एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें हम तकरीबन 2 साल से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। कल 45 जो आपके आए थे डेलीगेशन में मेंबर्स, उनके साथ हमारी बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई हैं। फूड सेक्टर, गारमेंट्स, आपके इंडस्ट्री और मुख्तलिफ सेक्टर्स में हमने काफ़ी उनके साथ की है बातचीत। बिल्कुल सही फरमाया आपने। काफ़ी जो एक कहते हैं ना मीट एंड ग्रीट का सेशन था वो बहुत अच्छा रहा। मैं जौहर सलीम साहब से गुफ्तगू करना चाहूँगी। जौहर सलीम साहब, क्या समझते हैं आप, एक बॉडी लैंग्वेज देखी गई, ये देखा गया कि जो एक फाइनली कनेक्टिविटी है या कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करना है वो इस मीटिंग के अंदर वाजे था। तो कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आने वाले दिनों के लिए, और ख़ासकर जब हम बिज़नेस लाने की बात कर रहे हैं, हम बात करें पाकिस्तान के बिज़नेस बढ़ाने की, तो कैसे रिलेशंस आपने देखे? जी, बेलारूस के साथ पाकिस्तान के जो हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। अब 30th एनिवर्सरी है उसकी, जब हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे, तो उस मौके पे ये विजिट हो रहा है। और दोनों मुल्कों के दरमियान काफ़ी विजिट्स होते रहे बायलैटरल। जो है यही प्रेसिडेंट जो है अलेक्जेंडर, जो काफ़ी सालों से वहाँ पे हैं, लुकाशेंको, कि पाकिस्तान पहले भी आते रहे हैं और पाकिस्तान से भी जो है टॉप हाई लेवल विजिट्स होते रहे हैं। तो उसमें काफ़ी कोशिश हुई पहले भी कि जो इक़्तिसादी ताउन है और बहुत से शोबों में जो टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन है मुख्तलिफ शोबों में वो बड़े, बिकॉज बेलारूस जो है वो उन मुल्कों में आता है जो ज़ाहिर है सोवियत यूनियन में थे, और उसके बाद बल्कि अभी भी उन मुल्कों में है जो कि रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में गिने जाते हैं। तो उस लिहाज से उसकी एक अहमियत है। अभी एससीओ का मेंबर भी बन गया है। ये बात सही कही है तो कुछ एनालिस्ट ने कि ट्रेड जो की है वो बहुत कम है दोनों मुल्कों में। अगर हम 2023 के फिगर्स देखें तो वो ऑलमोस्ट कोई इतनी ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट ट्रेड है, कोई $19 मिलियन के उधर से उनको एक्सपोर्ट्स है उनकी, और हमारी तो खैर $10 मिलियन की भी नहीं थी, तो लेटेस्ट फिगर्स मैंने देखे। लेकिन उसमें गुंजाइश है, वो फ्लक्चुएट करती रही है पिछले सालों में। कुछ ऐसे साल भी थे जहाँ पे ये ट्रेड जो उनकी सिग्निफिकेंटली बेहतर थी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस ट्रेड में ये एक तो ये स्टेबिलिटी लेके आए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत वाइड फ्लक्चुएशन देखी है ये तो ये। अब इतने ज़्यादा मुआहदात जो हुए हैं उसमें आई थिंक जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनको थोड़ा सा ज़रा प्रोएक्टिव एक होना चाहिए अप्रोच, बिकॉज उनको हमें अपनी ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत तो है दुनिया में। क्योंकि हम जो हमारी ट्रेड है वो बहुत कुछ ही मुल्क हैं यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो तो लिटरली फोकस्ड हैं, कोई मैं कहूँगा 6-7-8 मुल्कों को सिर्फ। बिल्कुल तो राइट, सही फरमाया आपने। मैं शामी साहब से गुफ्तगू करना चाहूँगी। शामी साहब, हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा बिजनेसेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। अब हमें उन सेक्टर्स पे काम नहीं करना जो ऑलरेडी काम हो रहे हैं, अब हमें उन सेक्टर्स पे काम करना है जिनके ऊपर काम नहीं हुआ। गवर्नमेंट की भी यही कोशिश है कि उस जगहों पर इनिशिएटिव लिए जाएँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। हमने रिसेंटली भी देखा कि काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज़ भी बनी। आपका क्या इस पर ठीक है? नहीं, ठीक है, बिल्कुल उस पर भी नया चीज़ें होनी। मसला आईटी हमारे यहाँ जो है एक काफ़ी अरसे से ये एक डॉर्मेंट सा सेक्टर था पिछले, लेकिन पिछले 1-2 साल से वाइब्रेंट हुआ है ये। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कि हम बहुत तेज़ी से हम जो हमारी रिक्वायरमेंट है फॉरेन एक्सचेंज की, जो एक्सपोर्ट बढ़ाने की हो सकती है, उसमें बड़ी गुंजाइश है। और उस सिलसिले में क्योंकि अभी उसके अंदर ग्रोथ रेट भी जो पिछले साल आया है वो तकरीबन 38% रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है उसमें। तो इसके अलावा हमें जिस तरीके से हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो भी एक किस्म का स्टैग्नेंट हो चुका था, तो उसके अंदर भी हम इनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। फिर हमारे जो कॉरपोरेट फार्मिंग है हमारे यहाँ, जो वो कॉरपोरेट फार्मिंग हमारे बहुत अच्छा सेक्टर है, उसमें हम लोग इसमें इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके हम कर सकते हैं। बाकी ये बेलारूस के पास इतना ज़्यादा वो हम ये अगर कहेंगे बहुत डाइवर्सिफाई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री नहीं है सर, लेकिन वो हमारे एक कहते हैं ना मेहमान थे, तो हम उनसे बात तो करेंगे, हम उनसे कोशिश तो करेंगे मैक्सिमम जितना हम एफर्ट्स कर सके। उसमें ये नहीं, उसमें ये है कि जिस तरीके से, लेकिन वो मैंने आपको बताया ना कि वो डेवलप कंट्री है, वो छोटा मुल्क ज़रूर है लेकिन वो डेवलप है। ख़ासतौर पर उसकी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर, रिजर्व्स कितने ज़्यादा हैं? रिजर्व भी ठीक है, उनके रिजर्व भी हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हम उनसे मतलब वो टेक्नोलॉजी में अगर हम लेंगे, तो मैंने बताया ना कि वो 2-3 शोबे हैं जिन पे अगर हम उनके साथ फ़िलहाल फोकस करें, यानी उसमें एक तो आपका ये एग्रीकल्चर मशीनरी का शोबा है, फिर दूसरा आपका जो है कॉर्पोरेट फार्मिंग का शोबा है,
और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल का शोबा है, इसके अंदर आप उनके साथ करें तो मेरा ख्याल है फ़िलहाल इसे स्टार्ट ने, और आईटी सेक्टर के अंदर अगर इसमें स्टार्ट लेते हैं तो मैंने आपको अर्ज़ की ना, इसका फ़ायदा हमें जो होगा ना वो ये है कि हमें रूस के साथ भी हमारी जो है, क्योंकि इसमें मैं रशिया के साथ आप क्या देखते हैं, कैसे रिलेशंस देखते हैं अभी आने वाले दिनों में, खासकर जब बेलारूस से हम कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर इसके बाद हमारे लिए क्या आउटकम आता है? बहुत अच्छे। मेरी यहाँ पर उनके कुछ डिप्लोमेट से भी बातें होती रही हैं, और वो आपको मैं बताऊँ कि जो रूस है वो शायद चाइना से भी ज़्यादा पाकिस्तान का हामी है इस वक्त कि हम ब्रिक्स का मेंबर बन जाएं। यानी ब्रिक्स के लिए वो ऑल टुगेदर इस वक्त सिर्फ इंडिया की एक मुखालफत है वहाँ पर, और इसके अलावा नहीं है। और वो चाहता है कि क्योंकि ब्रिक्स का ओवरऑल एक उसके अंदर जो नया सिनेरियो आ रहा है वो ये हो रहा है कि वो एक क्लियरिंग सिस्टम बना रहे हैं, यानी एक नई करेंसी शायद वो लॉन्च करें डॉलर के मुकाबले में, या इस किस्म का एक क्लियरिंग सिस्टम होगा जिसके तहत हमारी ट्रेड ईजी हो जाएगी। वो जो प्रेशर हमें डॉलर की वजह से मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो वो उस लिहाज से रशिया चाहता है, और रशिया चाहता है कनेक्टिविटी, क्योंकि इंडिया के साथ अगर कनेक्टिविटी रशिया की सेंट्रल एशिया की हो सकती है तो पाकिस्तान के थ्रू ही हो सकती है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और ये शायद बेलारूस का जो प्रेसिडेंट का जो विज़िट हुआ है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इसके पीछे रशिया की इनिशिएटिव था कि उन्होंने इनको एक किस्म का वो एक किस्म का बिल्कुल सही बात है, रीजनल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक की जाने चलते हैं, फिर वापस आते हैं, डिस्कशन करते हैं। इस्तेहकाम और इंतशार दो अलग रास्ते। सियासी इस्तेहकाम मुआशी तरक्की का जामिन, इसके बरअक्स सियासी इंतशार और वफाक पर बार बार लश्करकशी मुआशी इस्तेहकाम के लिए जहर कातिल। मुल्की मईशत को यौमिया तकरीबन 190 अरब रुपए का खसारा। सिर्फ 2014 के धरने से 547 अरब रुपए का नुकसान हुआ। देखिए, इस्तेहकाम लाने वाला कौन, इंतशार फैलाने वाला कौन। मुल्क आपका, फैसला आपका। गेम ऑन है। तनकीद से पहले तहकीक और इल्ज़ाम से पहले सबूत, ये सहाफ़त ही नहीं इंसानियत की भी पहली शर्त है। सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें। सहाफ़त और सियासत, रियासत के दो सतून या कारोबारी ज़िंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख की दुरुस्त सिमत। सीधी बात पीनट सलीम के साथ सिर्फ PTV न्यूज़ पर। इल्जाम, बहतान, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा, आखिर कब तक? सांझ को आंच नहीं तो झगड़ा कैसा? सच नहीं रहेगा खामोश, ये बोलेगा जोर से, शोर से। हकाइक की ज़रब से तोड़ेंगे झूठ का तिरस्म। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले गुफ्तगू जारी है। अभी हमारे साथ शामी साहब भी मौजूद हैं, उमर साहब भी मौजूद हैं और ओवर कॉल जौहर साहब भी मौजूद हैं। मैं उमर साहब से पूछना चाहूँगी, उमर साहब थोड़ा सा अगर इस विज़िट से हट के हम सिर्फ पाकिस्तान एंड बेलारूस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात करें, कौन कौन से सेक्टर हैं जिनके अंदर एक्सपोर्ट हो रही है, कौन कौन से सेक्टर हैं जिनमें इंपोर्ट हो रही है, और कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं, खासकर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो क्या कोशिशें चल रही हैं बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से?
देखिए बेलारूस का हमारे रीजन में साउथ एशिया में पाकिस्तान के अलावा मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ कम ताल्लुक है और उनकी तवज्जो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने में ज़्यादा है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया था फोकस कर रहे थे हमारे साथ। अब हम पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट्स करते हैं उसमें आपकी विंटर गारमेंट्स, लेदर, आपका जो किनू है, ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है उनके कंट्री में। उसके अलावा पाकिस्तान में टिम्बर की जो शॉर्टेज है उसको बेलारूस पूरा कर सकता है। मशीनरी, एग्रीकल्चर मशीनरी, हाईटेक मशीन, उसमें बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। अब फाइनेंशियली हमारे उनके साथ थोड़ी सी इश्यूज़ हैं। एज इन देखें IMF और जो कंट्रीज़ हैं उनकी पाबंदियों की वजह से बेलारूस चूँकि एलाई है उसका रशिया का, तो हम उनके खुल के साथ तिजारत नहीं कर सकते। तो उसमें फिर बार्टर ट्रेडिंग की एक शिक आई है हमारे सामने। तो अभी तक हम बार्टर ट्रेड कर रहे हैं वहाँ से? जी, इसकी कोशिशें हैं क्योंकि हमारी जो ट्रेड है वो 80% से ज़्यादा बार्टर पे हो सकती है, जो डायरेक्ट ट्रेड होगी इंशाल्लाह। तो इस पर वर्किंग है क्योंकि फाइनेंशियल जो है ना वो इश्यूज़ हैं, वो मुख्तलिफ बैंक्स कोऑपरेट नहीं करते। अच्छा, हम उनसे ये चीज़ें ले रहे हैं, जैसे आपने डिफरेंट बताया कि टिम्बर हमारे पास नहीं है तो हम उनसे ले रहे हैं, बाकी वो हमसे फूड की सिर्फ किन्नू ही ले रहे हैं या फूड सेक्टर में और भी डिमांड्स हैं उनकी? देखिए, वीट की उन्होंने डिमांड रखी है, उसमें हमें कंपटीशन फेस करना पड़ता है दूसरे कंट्रीज़ का। ठीक है, उसके बाद आपका राइस है, मुख्तलिफ एक्सपोर्ट्स हैं, सारी हम उनको ऑफर करते हैं। जो हम कंपटीशन बीट कर लेते हैं फिर उसकी इंशाल्लाह ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। तो बार्टर ट्रेडिंग में यही है कि हमारी सारी की सारी ऑफर्स चली जाती हैं। राइट, बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं शामी साहब से ही अगेन पूछना चाहूँगी। शामी साहब, थोड़ा सा हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब का भी इनिशिएटिव है कि $50 बिलियन तक होनी चाहिए। चूँकि हम सिर्फ $30 बिलियन कर पाते हैं, तो अगर काइंड ऑफ दिस कंट्रीज़ अगर हमारे रीजन के अंदर बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा हम डिफरेंट सेक्टर्स पे काम कर लेते हैं, तो क्या लगता है आपको इस बार जो क्वार्टरली हमारी मैनेजमेंट है या हमने जो स्टार्ट किया है फिस्कल डिसिप्लिन, कितना इम्पोर्टेंट है ये? बहुत दूसरा मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस दफ़ा हमारी जो अभी तक जो इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी जो एक्सपोर्ट की फिगर्स आ रही हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट 20% के करीब राइज है। तो हम कहा है कि हमारी इस साल की जो एक्सपोर्ट होंगी वो $35-36 मिलियन को टच कर जाएंगी। तो वो तकरीबन पिछले साल से कुछ 3-4 बिलियन ज़्यादा होंगी। तो वो बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा हो, 4-1 बिलियन तक फ़र्क पड़ जाए, क्योंकि हमारी चावल की बहुत अच्छी एक्सपोर्ट हुई है। चावल का $4 बिलियन का हुआ। आपकी ओनियन जो है आपका एक्सपोर्ट हुआ है। ओनियन क्योंकि पिछले दुनिया भर में शॉर्टेज हो गई थी, तो आपने तकरीबन $1500 पर टन के हिसाब से बेचा। गोगे पाकिस्तान में बड़ा महंगा हो गया था, तो उसकी वजह से याद होगा आपको भी। तो लेकिन दूसरी बात ये है कि जो अच्छा, अनियन के लिए सिंध बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट सिंध बलोचिस्तान में ज़रा ज़्यादा होता है, पंजाब में भी होता है, लेकिन वो उन इलाकों में कुछ इलाके मखसूस हैं इसके जहाँ ज़्यादा होता है ये। तो वो पाकिस्तान में अच्छा हुआ कहा था। इंडिया में फसल ख़राब हुई थी, उन्होंने वो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करते थे, वो एक्सपोर्ट उनकी बंद हो गई, तो वो पाकिस्तान को लेवरेज मिल गया। तो पाकिस्तान को ये फ़ायदा हुआ थोड़ा सा। राइस की बात कर रहे हैं? जी नहीं, ऑनियन ही की बात कर रहा हूँ। तो वो पाकिस्तान को थोड़ा ये फ़ायदा हुआ कि हमने वो सस्ता ऑनियन जो है ना वो मंगवा लिया अफगानिस्तान से। तो वो उसका नतीजा ये हुआ। ये तो पॉलिसीज थी, ये तो कोई ऐसे एडॉप्ट तो कोई चीज़ नहीं थी, और हमें पता था हमारा बड़ा अच्छा मिल, क्योंकि हमने तकरीबन डबल द रेट पे बेचा, यानी जो अफगानी जो आया है उससे भी हमें मतलब ये है कि हमारी उससे ज़रूरियात काफ़ी कम पूरी हो गई। और खैर वो एक लेकिन अदरवाइज़ हमारी क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में बड़ी रिवाइवल हुई है हमारी, वो बहुत बेहतर हुआ है। तो अब मसला ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जहाँ तक एक्सपोर्ट देखें, दुनिया पाकिस्तान का एक बड़ा मसला रहा है। ये जितनी इकानमी जो बड़ी है ना इन दिनों में, पिछले आप देखें 25-30 साल में, जिसमें आप चाइना देख लीजिए, साउथ कोरिया देख लें, आप हांगकांग देख लें, सिंगापुर देख लीजिए, इन सब का जो GDP की जो GDP और उनका जो एक्सपोर्ट रेशो है ना वो बहुत हाई रहा है। यानी उनकी एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमीज थी, यानी उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी तो उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ हुई। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ गो कि GDP तो हमारी बढ़ती रही, लेकिन सर्विस सेक्टर बढ़ता रहा, हमारा कुछ और बढ़ता रहा, यानी हमारी लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकी। तो ये एक बड़ा डायलमा था। तो वो स्टैग्नेशन हमें तोड़नी है, और वो अच्छी बात है कि तोड़ी जाए, लेकिन उसके लिए ये है कि हमारी जो थोड़ी सी हमारी जो सबसे बड़ी मेरा ख्याल एक्सपोर्ट को हमारी जो आ रहा है वो हमारी एनर्जी प्राइसेस हैं सबसे ज़्यादा, कि हमारी एनर्जी प्राइसेस के ऊपर यू आर वेरी राइट कि डिस्कशन भी करना ज़रूरी है, डिबेट भी करना ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक बात रही गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की, तो IPPs के ऊपर भी नेगोशिएशन की गई, साथ साथ टैरिफ के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने देखा कि नहीं, यहाँ पर ज़रूरत इस बात की कि रेजिडेंशियल्स को क्या चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को क्या चाहिए। तो तमाम चीज़ें टाइम बाय टाइम देखी जा रही हैं और यकीनन इनके आउटकम्स बहुत बेहतर होंगे। मजीद भी डिस्कशन करेंगे। कमोडिटीज़ अपडेट्स देखते चलते हैं, आज की मार्केट में कमोडिटी अपडेट्स क्या रही, हमारे पास क्या अपडेट्स मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक। गोल्ड की पर तोला प्राइस 2,72,500
445 rupees. Gold per 10 gram 2,34,684 rupees. International gold rate per ounce 2,628.9 oil WTI per barrel 68.9, oil Brent crude per barrel 73.02 अच्छा, यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो लोकल मार्केट पे अब थोड़ा सा, यकीनन ये बड़ी एक अच्छी न्यूज़ होगी। लास्ट वीक हमने एक अपवर्ड ट्रेंड विटनेस किया था, इस वीक ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, यानी कि आज के दिन गोल्ड की प्राइसेस में थोड़ा सा डिक्लाइन देखा गया है। इंटरनेशनल गोल्ड रेट भी थोड़ा सा एक डिक्लाइनिंग नोट पर है। इवन ऑयल प्राइसेस आप देख सकते हैं कि ऑयल प्राइसेस भी कहाँ, ऑयल WTI $70 पे टच कर रहा था, आज $68.9 पे है। इट मीन्स के बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारी इन्फ्लेशन को, जो हम सोच रहे थे कि एक झटका लगने वाला है और पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये जो अब इंटरनेशनल जो नंबर्स हमारे सामने हैं, इससे तमाम चीज़ें वाइप आउट हो जाती हैं। खासकर ऑयल के जो प्राइसेस हैं उससे काफ़ी हमें एक एज मिलता है। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनसे पूछती चलूँ कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का क्या इम्पैक्ट होगा। सो उमर साहब, आप क्या देखते हैं कि जो ये इकोनॉमिक थोड़ा सा हम देख रहे हैं, ये इन्फ्लेशन को पुशअप करते हुए दिखाई दे रहे थे, अब फाइनली थोड़ा सा एक इंटरनेशनली नंबर्स जो है वो डाउनवर्ड शो कर रहे हैं ट्रेंड। देखिए, ये जब भी जंग लगती है ना किसी भी रीजन में, तो आपके ऑयल प्राइसेस स्काई हाई चली जाती हैं और उसका गरीब बंदे को एक बड़ा नुकसान होता है। और गरीब बंदे की क्या बात करें, हम अपनी इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान होता है। एनर्जी प्राइसेस स्काई हाई चली जाती हैं। तो बात आप वाली है कि इसका अब जो प्राइसेस डाउन जा रही हैं, इसका हमारी इंडस्ट्री को भी बेनिफिट मिलेगा और इंशाल्लाह एक्सपोर्ट्स में हमारे लिए मामून साबित होंगी। तो हमारा जो फोकस है वो पूरे मुल्क का एक ही है कि हम किसी तरीके से एक्सपोर्ट्स की तरफ जा सकें। तो जो ऑयल है ये इंशाल्लाह कोई ना कोई बेनिफिट हमें मिलेगा इसमें। अच्छा, इंटरनेशनल ऑयल का जो एक इम्पैक्ट है वो लोकल मार्केट पे आएगा, तो शामी साहब आपको क्या लगता है, लोकल मार्केट पे अभी जो फोर्टनाइटली विटनेस होते हैं प्राइसेस, क्या इस बार कोई इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि ऑलरेडी कुछ अरसे के लिए थोड़ा हायर साइड पे गए थे और वैसे भी हमारी जो एक इम्पोर्ट बिल होता है वो हर 3 महीने बाद का चंक होता है। मैं अगर मुझसे सही पूछें तो मैं बहुत अरसे से भी कह चुका हूँ कि आपको ये जो 15 दिन का जो आपका जो रखते हैं ना आप, ये बड़ा गलत है। इसके बड़ी अनसर्टेनिटी होती है, ख़ासतौर पर ऊपर बिजनेसमैन के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो इसको कम से कम 6 महीने के लिए होना चाहिए कि 6 महीने के लिए आप फिक्स करें। और ये जो बार बार करना, 6 महीने के लिए कैसे हो सकता है? 3 महीने में हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। जी जी, नहीं, वो ऑयल तो आप इंपोर्ट करते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन मैं जो बात करता हूँ कि ये जो हम बार बार अभी जो आप अगर फ़र्ज़ किया ये थोड़ी सी ऑयल की जो थोड़ा सा नीचे आता है तो आप कम कर देते हैं। अच्छा, उस कम करने का नतीजा ये होता है कि आप देखते हैं कि जी आपकी कोई प्राइसेस कम नहीं होती उससे, लेकिन जब ऑयल दुनिया में बढ़ता है तो आप बढ़ाते हैं तो फिर बढ़ जाती हैं वो कीमतें, तो आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जो चीज़ मैं करने की वो ये है कि ये कुशन में रख लीजिए आप, ये रकम जो है अगर आप थोड़ा सा फ़र्ज़ किया, अगर आवाम को बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, लेकिन जो डॉलर की फ्लक्चुएशन होती है उसको भी मैटर करना ज़रूरी होता है, उसको भी पैरेलल करना ज़रूरी होता है। तो इंटरनेशनल ऑयल प्लस डॉलर और इसको पैरेलल करके जो प्राइस निकलते हैं वो फोर्टनाइट गवर्नमेंट जो है इसको विटनेस करती है और गवर्नमेंट जानती है कि यकीनन लोगों तक कितना फ़ायदा पहुंचाना है। तो जब आपके ऑयल प्राइसेस में थोड़ी सी भी कमी आती है तो वो पास ऑन फाइनली पाकिस्तान की आवाम को ही होता है। तो हम जौहर साहब से पूछते चलें। जौहर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, क्या समझते हैं जौहर साहब? एक तरफ हमारे पास जो इकोनॉमिक टाइज की बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक डिस्कशन की बात कर रहे हैं, खासकर इस्लामाबाद टू मिन्स्क, कितना इम्पोर्टेंट है ये एक टाई अप? हाँ जी, देखिए गुड कि हम सारे डाइवर्सिफाई करें। ऑल्दो इस वक्त जो आपस में इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, खसूसन जो ट्रेड है वो मैंने बताया कि फिगर्स ज़रा पहले से भी थोड़े कम ही हैं। $19 मिलियन की जो है वो इम्पोर्ट्स हम उनसे कर रहे हैं और $1 मिलियन से भी कम की एक्सपोर्ट्स हैं, लेकिन उसमें पोटेंशियल ज़रूर है। फिर टेक्नोलॉजी में काफ़ी पोटेंशियल है, बिकॉज बेलारूस जो है ये सही कहा गया, इंजीनियरिंग में दे क्वाइट गुड। वो ज़ाहिर उनकी ऑलमोस्ट वही जो है ना क्वालिटी है टेक्नोलॉजी की और प्रोडक्ट की जो कि रशिया की है, बिकॉज वो एक ही मुल्क होते थे, सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन में भी वो जो यूरोपियन पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन है उसमें आते हैं, तो फिर वो एससीओ के भी मेंबर हैं। लेकिन आपने जो इकॉनमी पे भी कहा, ये जो ऑयल प्राइसेस है इंटरनेशनल की, ये बहुत अच्छा है, बहुत सैलरी इफेक्ट इसका, बड़ा अच्छा इफेक्ट इसका पाकिस्तान की इकॉनमी पे होगा अगर ये मुसलसल कम होती रहें। और ये ट्रम्प तो कह चुके हैं कि वो आएंगे तो कुछ तनाज़ात को एटलीस्ट वो ये यूक्रेन वॉर को ख़त्म करेंगे, और ये मुश्तक वस्ता वाला भी, उसमें भी सीज़ फायर एक हो रही है तो दूसरी भी हो जाए।
और ऑयल प्राइसेस मजीद कम हो तो उससे हमारी इकोनॉमी को बहुत कुशन मिलेगा। बिकॉज देखें, ये जब ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो पाकिस्तान पे जो इसका है ना असर, वो एकदम कोई समझ लें कुछ कई बार $5 बिलियन, कई बार $10 बिलियन तक वो बढ़ जाता है। साहब, और अब वो वक्त भी आ गया है कि पाकिस्तान की आवाम को थोड़ा सा इन्फ्लेशन से निजात मिल सके, क्योंकि काफ़ी अरसे तक हमने इन्फ्लेशन का ये दौर देखा। आपने सही फरमाया। बस थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि यकीनन ये पूरे एक यूरोपियन सेक्टर से, यूरोपियन एक डायस्पोरा है, इससे पूरा एक पाकिस्तान कैसे बेनिफिशरी हो सकता है? अब आने वाले दिनों में क्या पॉलिसी है? खासकर हम ये देख रहे हैं कि आइसोलेशन पीरियड ओवर हुआ, अब मिंगल हम स्टार्ट हो गए हैं करना तमाम चीज़ों को। जी, असल में अब देखें कई फैक्टर इस वक्त जो हम इंडिकेटर्स देख रहे हैं वो अच्छे हैं। इन्फ्लेशन नीचे जा रही है, लेकिन 36% तक थी, अभी 9% पे है। इंटरेस्ट रेट भी अब नीचे जा रहे हैं 23% से, अब वो आके 15% पे हैं और आगे मजीद और भी कम होंगे, इंडिकेशन यही है। इसी तरह फॉरेन रिजर्व भी हमारे बढ़े, तो ये सारी पॉजिटिव इंडिकेशन हैं। एक थोड़ा सा एरिया ऑफ कंसर्न अगर है तो वो ये है कि हमें जो बायस से हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने जो है ना रिजर्व के लिए और बाकी जो है ना उसका फॉरेन असिस्टेंस कह लें या जो उन्होंने ऑलरेडी कमिटमेंट्स किए हैं, तो उसकी ज़रा अदायगियाँ अभी तक थोड़ी सी कम है साहब। लेकिन उसके अलावा जो है जल्दी जो है इंडिकेटर्स जो मुआशी इस वक्त हैं वो पॉजिटिव हैं। और लेकिन इसमें ज़रूरी अगर हमने देखें, हमने अगर एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी बनना है, जिसने पहले भी बाकी पैनलिस्ट ने कहा, तो उसके लिए ज़रूरी है हम ये देखें कि हमारे कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। और मेरे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है वो आईटी सेक्टर में है। आईटी सेक्टर में जैसा कि कहा गया कि उसको 35% के करीब इंक्रीज उसने दिखाया कि कोई और सेक्टर नहीं दिखा सकता, तो उसमें गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। एक सबसे बड़ी गुंजाइश तो ये है कि हम अभी कहते हैं कि $3.5 बिलियन का हमें उसमें जो है ना एक्सपोर्ट हमने की, लेकिन जो एक्चुअल जब आप बात करते हैं भाषा वालों से तो आपको ये पता चलता है कि एक्चुअल एक्सपोर्ट आपकी जो है वो कोई $8 बिलियन से भी ज़्यादा की थी, लेकिन वो सारे पैसे पाकिस्तान आते नहीं हैं। अगर हम ये फैसिलिटेट कर सकें कि जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं और जो हमारे दूसरे जो रेगुलर हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स हैं और आईटी सर्विसेज एक्सपोर्टर्स हैं, वो उनको ये फैसिलिटेट कर सकें कि वो अपनी सारी जो एक्सपोर्ट के प्रोसीड्स हैं वो पूरे पाकिस्तान लेके आएँ और उसमें उनको ज़ाहिर इंसेंटिवाइज करें, तो उससे एक ड्रामेटिक जो फ़र्क आ सकता है। और उसके अलावा जो अपने इंटरनेट जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि उसकी जो सर्विस है इंटरनेट की उसको भी बेहतर करें, कि उससे उनको रिसेंटली प्रॉब्लम्स हो रही थी। बिकॉज ये सेक्टर जो है आपको $5 बिलियन का और मजीद कुशन दे सकता है, और वो $5 बिलियन का कुशन जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एरिया है। और फिर आईटी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें बहुत सारे मुल्कों से ये आपका जो है ना, क्योंकि आईटी में हमारे पास दुनिया की जो 3 या 4 बड़े जो मुल्क हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा आईटी प्रोफेशनल तादाद में हैं, उनमें हम आते हैं। तो आई थिंक ये एक ऐसा सेक्टर है जिससे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और इसी से हमारी एक्सपोर्ट्स को जिस किस्म हम तेजी चाह रहे हैं, जिस किस्म की ग्रोथ चाह रहे हैं, वो मिल सकती है। राइट, बिल्कुल सही फरमाया। फोकस करने की ज़रूरत है और यकीनन बिजनेसेस की बात हो रही है, करेंसी की बात करना ज़रूरी है यहाँ पर। जब रुपी काफ़ी स्टेगनेंट दिखाई देता है डॉलर के अगेंस्ट, और डॉलर की जो हम कह सकते हैं कि रुपी डेली बेसिस पे एप्रिसिएशन रुपी देख रहा है, तो ये बड़ा एक अच्छा साइन लगता है। सो हमारे पास जो करेंसी रेट्स और अपडेट्स मौजूद हैं वो हम देखते चलें कि हमारे मार्केट में आज क्या मौजूद है। लेट्स हैव अ लुक। यूरो बाइंग रही 291.22 के लेवल पर, सेलिंग वाज 291.74। यूके पाउंड बाइंग रही 349.26, सेलिंग वाज 349.89। यूएस डॉलर बाइंग रही 277.75, सेलिंग वाज 278.25। एंड चाइनीज युआन बाइंग रही 38.61, सेलिंग वाज 38.68। ये थे करेंसी अपडेट्स हमारे पास। डॉलर के प्राइस आप देख सकते हैं, खासकर जो हमारे इंपोर्टर्स हजरात हैं उनके लिए बड़ी एक वेल डिफाइंड हमारे प्राइसेस हैं, और जो कि खुशाइन बात भी है। जीसीसी अपडेट्स करेंसी रेट्स के हम देखते चलते हैं। सऊदी रियाल बाइंग रही 73.95 रुपीज़, जबकि सेलिंग वाज 74.08 रुपीज़। यूएई दिरहम बाइंग एट 76.15, सेलिंग वाज 76.29। ओमानी रियाल बाइंग रही 721.47, सेलिंग वाज 723.15। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 903.98 एंड सेलिंग वाज 905.5।
जी, ये था प्रॉपर्ली हमने जीसीसी कंट्रीज के अपडेट्स देखे, करेंसी रेट्स और खासकर जो डॉलर के प्राइसेस हैं उसके ऊपर ज़्यादा खुशाइन हम इसलिए भी बोलते हैं कि तमाम जो हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डीलिंग्स होते हैं या बिल्स होते हैं वो तमाम डॉलर रेट के अंदर ही होते हैं। मैं शामी साहब से पूछूंगी, शामी साहब, डॉलर की खासकर हम देख रहे हैं डिप्रिसिएशन, रुपी माइन्यूटली डेली बेसिस पे कुछ पैसा अप्रिशिएट कर रहा है, तो कितना अच्छा लगता है। एक साल पहले के वक्त में थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए और आज जो हम इस नवंबर मंथ में बैठे हैं, कितना डिफरेंस है। जब ये 300 क्रॉस कर गया था, बल्कि 330 तक चला गया था मार्केट में, तो एक चैनल पे मैं मौजूद था और वो मेरा लाइव प्रोग्राम भी था और वो मैंने उसको ये कहा था कि ये मसनूई है सारे का सारा और ये स्पेकुलेटिव बाइंग हो रही है। लोग स्मगलिंग भी तो थी ना उसमें कुछ, स्मगलिंग भी थी, होल्डिंग कर रहे थे लोग, ज़्यादातर होल्डिंग हो रही थी, स्मगलिंग भी हो रही थी। तो उसके लिए मैंने ये कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैय्यर की ज़रूरत है। ये जो है मार्केट वाली बात करते हैं कि मार्केट रेट है, मार्केट रेट नहीं है, ये बिल्कुल इन्फ्लेटेड रेट है और ये बड़ा एक बबल की तरह फटेगा। वही हुआ जब आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेने शुरू किए, स्मगलिंग पे क्रैकडाउन किया, थोड़ी सी चेकिंग की कि कौन लोग परचेजिंग पे थोड़ा सा रखा कि कौन लोग परचेज़ करें। मतलब ये है ना कि आप उसको सेविंग के लिए न रखें। अगर आपकी ज़रूरत है, आपने फ़ॉरेन ट्रैवल करना है, डॉलर ले लें, आपको कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, डॉलर ले लें। लेकिन अगर आप ये सिर्फ रखें, इसलिए रखें कि यार मैं आज एक बढ़ूँ और महीने के अंदर मैं इसकी कीमत बढ़ जाए, तो लोगों ने बिजनेस छोड़ के ये काम शुरू कर दिया था, ये काम शुरू कर दिया था। अब ये हुआ, एक और चीज़ ये हुई है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी जा रही है और ये स्टॉक मार्केट और डॉलर का बड़ा आपस में ताल्लुक होता है। आप हमेशा देख लीजिए, जब भी डॉलर बढ़ रहा होगा तो स्टॉक मार्केट गिर रही होती है। जब स्टॉक मार्केट बढ़ रही होती है, क्योंकि ये एक मनी की सर्कुलेशन होती है, ये बिजनेस होता है, ये आप समझे कि ये जो ये विशेष सर्कल बन जाता है। विशेष सर्कल नहीं, विशेष सर्कल नहीं होता, ये लिक्विड मनी है जो लोगों के पास है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर लेके बैठे हुए हैं, खासतौर पर कराची के सेठ बहुत सारे हैं और उन्होंने कुछ बैंकों को भी इसमें शामिल किया और वो इसमें मुख्तलिफ जगहों पर बाइंग करते हैं। बिल्कुल, मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ। उमर साहब, एक तरफ हमारे पास स्टॉक मार्केट के अंदर आजकल आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे थे कि जब हमारे पास इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा थोड़ा सा लोग क्या कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट से फ़ायदा उठा रहे थे, फिक्स इनकम की तरफ जा रहे थे। अब जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो उन्होंने, खासकर जब लास्ट ईयर की बात करें, शामी साहब ने जैसे फरमाया, लास्ट ईयर लोग इस डॉलर के अंदर ट्रेडिंग कर रहे थे जब क्रैकडाउन नहीं हुआ था, आपको याद होगा, थोड़ा सा मैं पास्ट दोहराती चलूँ। तो यहाँ पर आप नहीं समझते कि अब लोगों का रुझान बिजनेस की तरफ आएगा, ना कि वो ट्रेडिंग में आए या डॉलर की होर्डिंग करें या फिर यहाँ पर फिक्स इनकम की तरफ चले जाएं, रिस्क फ्री इनकम जनरेट हो और बिजनेसेस जो है वो थोड़ा सा शेड आउट हो रहा था, हमारे जो कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती जा रही थी। फाइनली अब वो वक्त आ गया है कि एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी और ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस चलेगा। जी देखिए, सारी दुनिया का अगर आप मुआवजा करें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आपका जो काइबो रेट चलता है, ठीक है। दुनिया में किसी भी कंट्री में आप देख लें, कोई भी बैंक है तो वो 2% 5% पे काम करते हैं, चाहे वो एक जनरल पब्लिक को भी लोन लेना पड़े तो वो भी 6% तक मिल जाता है लोन। हमारे पाकिस्तान में 15%, 18% और 22% से लेकर 28% तक मार्कअप रेट चला जाता है। अब इससे गवर्नमेंट क्या करे, कैसे मैनेज करे डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को, कैसे लोगों को बावर करवाए कि टैक्स फाइल करना है, अनटैक्स कैसे लेकर आएंगे, कैश इकोनॉमी को कैसे पकड़ेंगे? देखिए, पिछले 2 से 3 सालों में आप चेक करें कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस को बड़ा टारगेटेड एरियाज़ में लगाया, जिससे गवर्नमेंट को फ़ायदा मिल रहा है और बिज़नेस जो कम्युनिटी है वो भी कुछ काम कर पा रही है। उसके बाद जो लोग आपके सेविंग करते हैं वो सारे का सारा मार्केट से पैसा उठा के बैंक में ले गए थे। यानी अगर उसने किसी ने कोई इंडस्ट्री लगानी है या कोई प्रॉपर्टी बनानी है या कोई भी काम करना है, गाड़ी में इन्वेस्ट करना है, जैसे भी है, तो वो 3 से 5 साल तक इंतज़ार करता था। लेकिन उसने बैंक में देखा कि भाई 3 साल में पैसे डबल मिल रहे हैं, सारा पैसा बैंक की तरफ चला गया। अब चूँकि गवर्नमेंट ने मार्केट रेट गिराया है तो मार्केट में इंशाल्लाह पैसा आएगा और लोगों को इंडस्ट्री लगानी चाहिए, मेरा तो ये ख्याल है। घर बनाना, प्रॉपर्टीज, ये हाउसिंग सोसाइटीज हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर भी दैट इज द रीज़न कि वो जो टैक्स लगाया गया और टैक्स का एक आउटकम आया जो कि जिससे वो बड़े नाला नजर आते हैं। मैं आपको बताऊं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे टैक्स नहीं लगा, टैक्स आपका लगा है इन्वेस्टर्स पे। किस पे लगा? इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी को मॉनिटर करते हुए गवर्नमेंट ने ऐसे टारगेट्स किए हैं टैक्सेस को कि जो इन्वेस्टर हैं, जो प्रॉफिट कमाते हैं एक आम बंदे की ज़रूरत से, उसको हटाया जाए। आप एक प्लॉट लें, उस पर घर बनाएं, प्लाजा बनाएं, आप पे कोई टैक्स नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जब आप उसको सेल करेंगे तो इन्वेस्टर जो है वो खामखा मिडिल में दरमियान में आ जाता है, वो उसको बाय करके अपना एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट लगाता है। तो गवर्नमेंट ने उस पर इतने हैवी टैक्सेस लगा दिए हैं कि जिसको ज़रूरत है वो ख़रीदे और 10-20 साल उस चीज़ को एंजॉय करे,
फैसिलिटेट करे लोगों को और आगे चले उस काम को। तो इस वक्त अच्छा, यकीनन लोगों ने मनी भी पार्क किए हुए थे ना अपने, Of course. थोड़ा सा ये भी एक काइंड ऑफ हम कह सकते हैं मनी पार्क करने का एक Investment. हाँ, इन्वेस्टमेंट का एक इन्होंने बनाया हुआ था, 10-10 प्लॉट लेके पार्क कर दिए। हमारे मुल्क को पिछले 20 सालों में जितना इन्वेस्टर ने नुकसान दिया है वो कोई भी नहीं है। तो गवर्नमेंट के जो उन्होंने अपने स्टेप्स लिए हैं ना पिछले 2 से 3 सालों में, उसमें इन्वेस्टर को उन्होंने फारिग कर दिया। अब हमारे मुल्क में कोई ऐसा चांस नहीं है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करे, कोई डॉलर में इन्वेस्ट करे, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होर्डिंग करे। करे, इन्वेस्टर तो है ऑलरेडी, लेकिन उसका एक नाजायज इस्तेमाल करे। देखिए पॉजिटिव भी वैल्यू होता है हर वक्त। मैं अब ये नहीं कहता कि इन्वेस्टर बुरे हैं, लेकिन इन्वेस्टर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें और मुख्तलिफ सेक्टर, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें, राइट। और बहुत से सेक्टर्स हैं, तो उसका पाकिस्तान को भी बेनिफिट होगा, आम पब्लिक भी उससे फ़ायदा उठाएगी और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी प्रेशर से निकलेगी। और नाइंसाफी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, टैक्स सबको देना है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर भी आ रहा है टैक्स नेट में तो इसको भी वेलकम किया जाएगा। देखिए हमारा जो नौजवान है पिछले जो 10 से 15-20 सालों में आए हैं सामने, उनका एक ही काम है, दौलत मिल जाती है घर से, बड़ी गाड़ी लेनी है, प्लाजा बनाना है, किराया खाना है, जिसका नुकसान होता है गवर्नमेंट को। इंडस्ट्री नहीं चल रही और जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो ज़ीरो हो चुकी है। तो वही लोग जो हमारे नौजवान हैं, अगर उनको पैसा मिलता है और उनको पता है कि ना गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना डॉलर में, ना प्रॉपर्टी में, ना किसी और चीज़ में, एंटरप्रेन्योरशिप बने। यस, तो स्टार्टअप्स हैं आपके पास बहुत सारे पाकिस्तान में, आपके यूनिवर्सिटीज़, इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी काम कर रही हैं। आप जॉब गिवर बने, जॉब सीकर ना बने। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर काम करना। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हमारा कंट्री मॉडिफाई हो रहा है, तो फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह सबके। राइट तो शामी साहब, वन लास्ट लाइन में फिर आपसे पूछना चाहूँगी कि ओवरऑल इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और ख़ासकर जो बायलैटरल रिलेशन के थ्रू की जा रही है, बैक टू बैक हर महीने कोई ना कोई डेलीगेशन आता है, इन्वेस्टमेंट की बात होती है, कैसा लगता है फाइनली कि ये डिसिप्लिन जो इस कहते हैं ना इस वक्त है और साल के एंड में जो हमारा एक डेफिसिट होता था वो कंट्रोल हो जाएगा? नहीं हो रहा है, डेफिसिट तो आपका इस वक्त आपका पॉजिटिव चल रहा है, यानी जो डेफिसिट था हमारा सरप्लस जा रहा है, हमारा पिछले 4-5 महीने से तो सरप्लस जा रहा है। और उसकी वजह बुनियादी मैंने आपको बताया, एक्सपोर्ट्स में आपका इजाफा हुआ है, आपकी रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है, आपकी जो आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, फिर आपका ये जो किसी हद तक आपने कंट्रोल किया है कि अननेसेसरी बाई ना की जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है कुत्ते बिल्ली के शैम्पू भी इंपोर्ट हो रहे थे, तो वो नहीं, उन वो चीज़ों तो पे गवर्नमेंट ने उन आते ही चीज़ों तो ने इन unpopular- चीज़ों को बंद किया है, Exactly. तो इस लिहाज से वो थोड़ा सा हम डिसिप्लिन में आए हैं, तो वो तो ज़रूरी है। लेकिन ये जहाँ तक तल्लक है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा ऐसा इससे चलेगा। अच्छा, ये जो बात थोड़ी सी हुई थी ना इसमें अभी रियल इस्टेट के बारे में, इसमें कोई शक नहीं, हाउसिंग सेक्टर ऑब्वियसली हाउसिंग प्रायोरिटी होना चाहिए, दुनिया भर में हाउसिंग की प्रायोरिटी होता है, रियल एस्टेट नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कुछ फिनोमिना दूसरा भी था के ऊपर आ गए थे। चलिए सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच शामी साहब, आप मौजूद रहे यहाँ पर। उमर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जौहर साहब हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की, पाकिस्तान बेलारूस जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर बात की। इकोनॉमिक टाइज, इकोनॉमिक रिलेशंस मजबूत होंगे तो ऑटोमेटिकली डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो एक आइडिया है वो ये है कि हमारे जो मुल्क के लोग हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो, उनकी इकोनॉमी में इजाफा हो, ना कि हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा आइसोलेट होकर मिंगल ना हो, तो ये एक बड़ा ही नेगेटिविटी होगी। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।